Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 2, the rise of the English East India Company. So let's start the remaining paragraph. The Europeans. Indian spices, silk, textile, indigo and saltpeter for making a gunpowder were very much in demand in Europe. During the medieval period, Arab traders controlled this trade through the sea route, but when conflict and war started between the Turk and the Europeans, this trade was disrupted. In order to get the Indian goods, which were much in demand in Europe, the Western traders decided to find a new sea routes to India. The first European trader to discover a new sea route to India were the Portuguese. They were followed by the Dutch, the English, and finally the French. All of them formed trading companies. Their primary aim was to capture the profit raising markets of Asia. यानी भारतीय जो मसाले हैं और सिल्क है यानी रेशम है, टेक्सटाइल और इंडिगो एंड सॉल्ट पेट्रे जो मतलब गन पाउडर होता है जो यूज़ होता है गन में, और वो बहुत ज़्यादा डिमांड में था यूरोप में। तो इस मेडिवल यानी मध्यकालीन समय के दौरान में जो अरब ट्रेडर्स से व्यापारी थे जो उन्होंने इस व्यापार को कंट्रोल करने की कोशिश की समुद्र के रास्ते, लेकिन काफ़ी सारे युद्ध हुए, संघर्ष हुए तुर्क और यूरोपियंस में, और ये व्यापार में बाधा पड़ने लगी। तो इस ऑर्डर को जो इंडियन मतलब जो व्यापार था उसको बरकरार रखने के लिए अब इसकी डिमांड्स भी यूरोप की काफ़ी थी, तो इसलिए वेस्टर्न ट्रेडर्स ने ये डिसाइड किया कि वो नया समुद्री रास्ता ढूंढेंगे भारत में। तो भारत से और यहाँ का जो भी व्यापार करने का नया रास्ता ढूंढेंगे। तो जो पहले तो यूरोपियन जो व्यापारी थे उन्होंने एक नया समुद्री रास्ता ढूंढा, ठीक है, इंडिया से व्यापार करने का, और जो पुर्तगाली थे वो भी थे। अब उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में फिर पुर्तगाली भी आ गए, उसके बाद फॉलो करते करते डच भी आ गए, इंग्लिश भी, और फाइनली फ्रेंच भी वहाँ पर आ गया। तो जितने भी जो कंपनीज़ थी उन्होंने अपनी कंपनीज़ वहाँ पर, व्यापारी कंपनीज़ को वहाँ पर बनाया, और उनका एकमात्र लक्ष्य यह था कि वह इस उद्योग के ज़रिए इस पूरे एशिया के मार्केट पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके और इस पर कब्ज़ा कर सके। द यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, यानी कि यूरोपियों की जो शक्ति है भारत में। द पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली, वास्को डिगामा, a Portuguese sailor, first discovered a sea route to India via the Cape of Good Hope in 1498 and arrived at Calicut, Kerala. So the Portuguese were the first to establish political power in India along the west coast. They conquered Goa and made it the center of their commercial and political powers in India, which they controlled for nearly 4.5 centuries. वास्को डिगामा जो था एक पुर्तगाली सैनिक था जो जिसने सबसे पहले भारत में समुद्री रास्ता ढूंढा था, और वो अच्छी एक आशा के रूप में 1498 में यहाँ पर कालीकट केरला में आया था। तो वो जो पुर्तगाली था, पहला पुर्तगाली जिसने अपनी यहाँ पर शक्तियों को, राजनीतिक शक्तियों को स्थापित किया था भारत में, साथ ही साथ वेस्ट कोस्ट में भी यानी पश्चिमी तट पर। तो उन्होंने पुर्तगालियों ने मतलब अपना गोवा में काफ़ी शासन जमाया, सेट किया, और उसे अपना सेंटर बनाया कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर का भारत में, और जो कि पूरे नियरली लगभग 4 और आधी शताब्दियों में उसको जो कि वो कंट्रोल कर पाए। द डच वर द नेक्स्ट टू रीच India in 1595 and the Dutch East India Company was formed after a few years. The Dutch started controlling the spice trade in Indonesia. Later, their chief trading center shifting to Nagapattinam. The Dutch also started establishing trading factories in Moslipatam, Calicut, and Surat. However, the Dutch dominance collapsed with their defeat in the hands of the English. यानी कि जो डच थे फिर उसके बाद वो भारत में आए 1595 में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने अपना कुछ ही सालों में वहाँ पर
स्थापित कर लिया अपना शासन, और उसके बाद उन्होंने मसाले के जो व्यापार है उसको इंडोनेशिया में कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो इस व्यापार के जो चीफ बन गए। सेंटर जो शिफ्टिंग होता था नागापट्टनम से डच में, तो वो उन्होंने शिफ्ट कर दिया और स्टार्ट कर दिया अपना वहाँ पर फैक्ट्री स्टार्ट कर दी व्यापार की, जो कि मोस्टली पट्टनम, कालीकट और सूरत में। हालांकि जो डच काफ़ी हावी हो गए थे उन पर, और उन्हें हाथ से खुद उनके हाथों से ही हार का मुंह देखना पड़ा। दे आर डिफीट इन हैंड्स ऑफ द इंग्लिश। तो वो इंग्लिश से ही, ईस्ट इंडिया कंपनी से ही वो हारे। The French too tried to enter the competition for trade in India. They set up their factories in Pondicherry, Madras, and Chandranagore in Bengal. The French had to confront and compete with the British. This resulted in the Carnatic Wars, in which the French were finally defeated. अब फ्रेंच ने काफ़ी कोशिश की इस कंपटीशन में एंटर करने की, घुसने की व्यापार में जो भारत में चल रहा था। उन्होंने कई सारी कंपनीज़ अपनी वहाँ पर सेट की फैक्ट्रीज़ को, जो कि पांडिचेरी, मद्रास और चंद्रनागौर में जो बंगाल में थी। तो उन्होंने काफ़ी कंपटीशन किया ब्रिटिश के साथ, लेकिन रिज़ल्ट ये निकला कि कार्नेटिक वॉर्स जो लड़ाई है वो शुरू हो गई और फाइनली वो वहाँ से हार गई। फ्रेंच जो थी वो हार गई। All these European trading companies compete with each other to buy fine cotton and silk produced in India. Spices like pepper, cloves, cinnamon, and cardamoms were also demanded by them. All these items had a big market in Europe. Naturally, these rival European companies wanted to push out their competitors and capture the entire Indian market. This cutthroat competition led to fierce battle between all the trading companies. जितनी भी यूरोपियन व्यापार कंपनियां थी वो एक दूसरे से कंपटीशन करने में, अच्छा माल बेचने में लगी हुई थी, जैसे अच्छा खासा कॉटन, सिल्क प्रोड्यूस करना भारत में, और जो मसाले थे जैसे कि काली मिर्च, लौंग और दालचीनी या इलायची, इस तरीके के, तो वो काफ़ी डिमांड में थे, उनकी काफ़ी डिमांड थी। और जितने भी आइटम्स थे ये मार्केट में, बड़ी मार्केट में यूरोप में, तो प्राकृतिक रूप से ये सभी अब एक होड़ सी लगी हुई थी अच्छे अच्छे आइटम्स देने की। तो ये एक दूसरे के दुश्मन थी ये कंपनियां। जो यूरोपियन कंपनी थी वो ये चाहती थी कि जितने भी उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको वो बाहर निकाल कर फेंक दे, ठीक है, और बाकी इंडियन मार्केट्स पर अपना कब्ज़ा जमा ले। तो एक ये जो कंपटीशन था वो कट टू कट था, और इन मतलब जो व्यापारी कंपनीज थी उन सभी के बीच में था। सब अपना अधिकार जमाना चाहती थी इंडियन मार्केट्स पे। द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, यानी कि जो एंग्लो फ्रेंच का संघर्ष। बाय द 18th century द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच गॉट established एज द टू मेजर वेस्टर्न पावर्स इन इंडिया. द पोर्टुगीज हैज़ लॉस्ट देयर मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड. The Dutch too had been defeated and had turned towards the spice trade in the Indonesia islands. Therefore, for nearly 20 years, from 1744 to 1763, the French and the English fought for the control of the trade and territories of the India, taking advantage of the decline of the Mughal Empire and the political instability in South India. The French and the British fought 3 wars to control the trade. These wars are called the Carnatic Wars. 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश फ्रेंच जो थे वो उन्होंने अपना यहाँ पर स्थापना कर ली, और 2 बड़े बड़े जो वेस्टर्न पावर्स थी वो भारत में थी, और जो पुर्तगाली थे उन्होंने अपना जो मोनोपोली है इंडियन व्यापार के लिए वो खो दिया। अब डच भी यहाँ पर हार गई थी और वो वापस से आना चाहती थी मसालों की तरफ, अपने व्यापार को इंडोनेशिया आइलैंड पर करना चाहती थी। देयरफॉर फॉर नियरली लगभग जो है उसे 20 साल 1744 से लेकर 1763 तक का समय लग गया। द फ्रेंच और द इंग्लिश के बीच में आपस में काफ़ी लड़ाई हुई ताकि वो व्यापार को कंट्रोल कर सके और उनके क्षेत्रों को कंट्रोल में कर सके जो भारत में थे।
अब इसी का फ़ायदा उठाकर, इसी का जो फ़ायदा था उनको, वो उनका पतन होने लगा मुग़ल एम्पायर का। और जो भी राजनीतिक वहाँ पर जो पावर्स थी साउथ इंडिया में, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में जो 3 लड़ाइयाँ जो चल रही थी कंट्रोल करने के लिए व्यापार को, तो ये वार्स आगे चलकर कार्नेटिक वॉर्स कहलाईं।